My sincere greetings to everyone and warm welcome to EduSet presentation. I am Deepmala Sharma, lecturer in English, Department of School Education, Haryana. Today we'll study a lesson for the students of class 11 from their book Hornbill. The title of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The chapter is collectively composed by Gordon Cook and Ellen East. And in present session, we'll discuss the chapter in detail, including all the important points and highlighting all the answers of questions important from exam point of view. So, let's get started. Class 11, Book Hornbill, Chapter 2, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Ellen East. The story is about grit, courage, passion, perseverance, family love, faith and unity, and above all, indomitable spirit. तो बेसिकली स्टोरी एक जुनून के बारे में है, जज्बे के बारे में है कि किस तरह से हम हमारे माइंड में कोई गोल सेट करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर अपनी पूरी जी जान से, हिम्मत से, साहस से जुट जाते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। साथ के साथ ये स्टोरी एक फैमिली पर भी बेस्ड है कि किस तरह से फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अपनी फीलिंग्स, जैसे मान लीजिए एक दूसरे के लिए उनका लव, फेथ, टुगेदरनेस, बॉन्डिंग, यूनिटी एंड अबव ऑल इनडोमिटेबल स्पिरिट, इन सब फीलिंग्स के साथ किस तरह से उनके सामने जब कुछ डिफिकल्टीज आती हैं तो उनका सामना करते हैं और फिर फाइनली दे बिकम सक्सेसफुल टू अचीव देयर गोल। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नैरेटर। नैरेटर कौन होता है? यस, नैरेटर इज अ पर्सन हु नरेट्स द स्टोरी और हु टेल्स अस द स्टोरी। जो हमें कहानी सुनाता है वो होता है स्टोरी का नैरेटर। तो हमारी इस प्रेजेंट स्टोरी में जो नैरेटर हैं वो एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। उनकी एक वाइफ है जिनका नाम है मैरी। देन ही हैज अ सन whose name is Jonathan. He is 6 years old and he has a daughter whose name is Suzanne, who is 7 years old. We also have 2 crewmen as the characters of our story. अब crewmen कौन होते हैं? crewmen वो लोग होते हैं जो शिप पर काम करते हैं। जब आप स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये जो स्टोरी है ये समुद्री यात्रा और शिप इन सब बातों पर बेस्ड है। तो वी हैव 2 crewmen here. एक तो है अमेरिकन जिनका नाम है लैरी विजल और दूसरे हैं स्विस, वो है हर्ब सेगलर। ओके, अब हम आ जाते हैं एक बार टाइटल को डिस्कस करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब आप इस टाइटल को पढ़ के सोच रहे होंगे कि ये टाइटल काफी लेंथी कैसे है। तो लेट मी टेल यू कि दरअसल ये जो टाइटल है ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है जो कि हमारी इस प्रेजेंट स्टोरी का सबसे छोटा कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ, जॉनथन, हु इज जस्ट 6 years old, तो वो बच्चा ये सेंटेंस बोलता है। ओके, स्टोरी के बीच में ये सेंटेंस जॉनथन के मुंह से बोला जाता है। तो ये स्टोरी पढ़कर हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशंस थी, ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि जिस वजह से उस छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात, इतनी हिम्मत वाली बात बोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन जुलाई 1976, माई वाइफ मैरी, सन जॉनथन 6, डॉटर सुजैन 7, एंड आई set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. तो ये मैंने आपको बताया ही था कि हमारे स्टोरी के जो नैरेटर हैं वो हैं 37-year-old बिजनेसमैन और उनकी वाइफ मैरी। ओके, तो आई जो है वो यहाँ पर किसके लिए आता है? नैरेटर के लिए, हु इज़ अ 37-year-old बिजनेसमैन। तो हमारे नैरेटर ने और उनकी वाइफ मैरी ने एक सपना देखा था कि वो ठीक कैप्टन जेम्स कुक की तरह से पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक चक्कर लगाना चाहते थे, समुद्री यात्रा, वॉयज। ओके, VOYAGE, वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा करके। कैप्टन जेम्स कुक ने ऐसा 200 ईयर्स पहले किया था। पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि कैप्टन जेम्स कुक कौन है। तो देखिए आप अपने स्क्रीन पर
कैप्टन जेम्स कुक जो हैं वो एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर और कार्टोग्राफर थे। ब्रिटिश एक्सप्लोरर का मतलब ही बिलोंग टू ब्रिटेन एंड ही वॉज एन एक्सप्लोरर। तो उनका काम क्या था कि दरअसल वो अपने देश से पूरे विश्व में घूमते थे और जगह जगह नए नए देश वो डिस्कवर करते थे। ही वॉज अ नेविगेटर मीन्स समुद्री नाविक थे, यानी कि समुद्री यात्रा करके वो इन देशों की खोज करते थे। ही वॉज अ कार्टोग्राफर एज वेल। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मैप बनाने वाले। तो ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर, कार्टोग्राफर थे। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्री यात्रा करके ये पूरे विश्व में देशों में अलग अलग घूमते थे और उन अलग अलग देशों को डिस्कवर करके फिर उन्हें मैप पर लोकेट करते थे। और इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की थी, बल्कि एक बार नहीं, इन्होंने 3 बार कंप्लीट वॉयज जो है वो की थी। और ठीक इन्हीं से इंस्पायर होकर हमारी स्टोरी के जो नैरेटर हैं और उनकी वाइफ है और साथ में उनके जो दोनों बच्चे हैं, वो भी इसी तरह से पूरे विश्व का चक्कर लगाना चाहते हैं समुद्री यात्रा करके। और इसके लिए जो है वो प्लाईमाउथ, एक इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ करके, यहाँ से अपनी जो वॉयज है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, ये जो स्टोरी है दरअसल ये सेट है इन जुलाई 1976। और जो हमारे कैप्टन जेम्स कुक हैं, जिनके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, उन्होंने जो पूरे विश्व की जो यात्रा है ये करी थी दरअसल 200 ईयर्स अर्लियर। ओके, और अब 200 साल के बाद यानी कि 1976 में जो हमारे नैरेटर हैं वो अपनी वाइफ के साथ और दोनों बच्चों के साथ ठीक उसी तरह से पूरे विश्व का चक्कर लगाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टोरी जुनून के बारे में है, जज्बे के बारे में है। हम हमारे माइंड में एक गोल सेट करते हैं। तो जो गोल सेट था नैरेटर के माइंड में वो क्या था कि ही वांटेड टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डिड द नैरेटर प्लान टू डू, कि नैरेटर ने क्या करना था, क्या प्लान था नैरेटर का। तो आप इसमें यही बताएंगे कि द नैरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो अब आपको समझ में आ गया है कि नैरेटर जो है वो क्या करना चाहते हैं और कैप्टन जेम्स कुक जो हैं वो कौन है। ओके, और अब आप देखिए कि इसके लिए उन्होंने क्या प्रिपरेशंस की। दरअसल ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट प्रिपरेशंस डिड ही मेक फॉर इट। तो उन्होंने क्या प्रिपरेशंस की वो देखिए। उन्होंने पिछले 16 साल तक लगातार अपना जो भी खाली समय था वो एक ही काम में लगा दिया, एंड इट वॉज होनिंग आर सी फारिंग स्किल्स। ये फ्रेज आपको यहाँ पर स्क्रीन्स पर दिखाई दे रही है, बोल्ड लेटर्स में दी हुई है, आपकी बुक में आप पढ़ेंगे जब देखिएगा, होनिंग आर सी फारिंग स्किल्स। ओके, तो होनिंग आर सी फारिंग स्किल्स का मतलब यही है कि दे इम्प्रूव्ड देयर सी फारिंग स्किल्स। उन्होंने समुद्र पे यात्रा कैसे की जाए इस चीज़ की ट्रेनिंग ली, अच्छे से सीखा कि कैसे डिफिकल्ट कंडीशंस में, ऑड सर्कमस्टांसेस में सर्वाइव करना है। तो इसका यही मतलब है, होनिंग आर सी फारिंग स्किल्स का मतलब यही है कि भाई किस तरह से अपनी समुद्री यात्रा पर जो है उसे, उनकी जो स्किल्स हैं किस तरह से वो कुशलतापूर्वक समुद्र में रह पाएंगे, यात्रा कर पाएंगे। साथ के साथ उन्होंने एक और काम किया था इसीलिए कि दे मेड अ बोट नेम्ड वे वॉकर। देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर, बुक में से हम रीड करते हैं। Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो उन्होंने इसके लिए एक बोट भी बनाई जिसका नाम था वेव वॉकर। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट वाज वेव वॉकर। ओके, तो आप बताएंगे कि वेव वॉकर वॉज द नेम ऑफ द बोट प्रिपेयर्ड बाय द नैरेटर। फिर उसकी क्या खास बात थी, उसकी जो लेंथ थी वो 23 मीटर थी, इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग, एंड द वेट ऑफ द वेव वॉकर वॉज 30 टन। वुडन हल्ड का क्या मतलब है, वुडन हल्ड का मतलब है कि इट वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई थी, प्रोफेशनली बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था उसे रफेस्ट वेदर कंडीशन में। ओके, तो रफेस्ट वेदर कंडीशन में वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे उसके लिए उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स अपने कर लिए थे। और इस तरह से उन्होंने अपनी जो हम कह सकते हैं कि वॉयज है, ओके, सी वॉयज है, उसे स्टार्ट किया था। कब? जुलाई 1976 में। कहाँ से स्टार्ट किया था? उन्होंने इसे स्टार्ट किया था प्लाईमाउथ से। ओके, प्लाईमाउथ जो है वो इंग्लैंड में एक जगह है। आप यहाँ पर देखिए, अपने स्क्रीन्स पर आप देख सकते हो, मैंने ये पहले भी शो किया था आपको। तो फ्रॉम प्लाईमाउथ दे स्टार्टेड देयर सी वॉयज। अब उनकी जो वॉयज थी वो लगभग 3 साल तक चलने वाली थी। ओके, द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 ईयर
1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on to 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो उनकी जो वॉइस थी जो कि 3 साल तक चलनी थी, उसका जो पहला चरण था वो अफ्रीका के केप टाउन तक था. They covered 1,05,000 kilometers of their journey pleasantly. अब इसके बाद उन्हें इंडियन ओशन में आगे ईस्ट की ओर बढ़ना था, जो कि खतरनाक महासागरों में से एक माना जाता है. इसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट क्या किया? इसके उन्होंने स्पेशली सोचा और उन्होंने 2 क्रूमैन यानी कि शिप को चलाने से रिलेटेड काम करने वालों को अपने साथ ले लिया. और उनके नेम्स क्या थे? एक तो अमेरिकन थे जिनका नाम था लेरी विजिल और दूसरे थे स्विस, उनका नाम था हर्ब सेगलर. अब देखिए, तो जो फर्स्ट जो उनका स्टेप था वो केप टाउन तक था, अफ्रीका के केप टाउन तक. यहाँ मैंने आपको मैप में शो किया है केप टाउन. तो प्लाईमाउथ से चलते हुए और फिर वो अपने फर्स्ट स्टेप को प्लेजेंटली कवर करते हुए कहाँ तक पहुंच गए थे? केप टाउन तक. अब केप टाउन में दूसरे दिन ही जो है उनकी समस्या शुरू हो गई, दिक्कत शुरू हो गई कि वहां पर सेकेंड डे ही स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज तूफानी हवाएं चलने लगी. लेकिन नैरेटर कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी. लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या थी कि स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण से जो वेव्स थी, लहरें थी, उनका जो साइज था वो काफी बड़ा हो गया था, जो कि लगभग 15 मीटर्स तक 15 मीटर्स तक चला गया था. तो 15 मीटर्स तक जाना क्यों अलार्मिंग था, क्यों डेंजरस था उनके लिए? क्योंकि उनकी जो बोट थी उसका जो मेन मास्ट था, वो जो लहरों का साइज था वो बिल्कुल उसके मेन मास्ट तक पहुंच गया था. अब मेन मास्ट क्या होता है? देखिए यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है मेन मास्ट. दिस इज द मेन मास्ट. मेन मास्ट दरअसल बोट में एक पोल होता है जो कि सबसे लंबा पोल होता है. ओके, बहुत सारे पोल्स लगे हुए होते हैं बोट में, लेकिन जो लॉन्गेस्ट है, ओके, वो होता है आपका मेन मास्ट. अब मेन मास्ट के जितना क्योंकि वेव्स का साइज पहुंच गया तो इसलिए बहुत ही खतरे की बात हो गई. ऑन December 25 वो केप टाउन से ईस्ट की ओर 3500 किलोमीटर्स आगे आ चुके थे. मौसम काफी खराब था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट किया. न्यू ईयर पर भी मौसम में कोई खास सुधार नहीं आया. हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या पता न्यू ईयर के आने पर मौसम कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मौसम और भी ज्यादा खराब होता चला गया. 2 जनवरी को वेव्स और ज्यादा बड़ी हो गई. चारों ओर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी. एक लहर आप मानो इतनी बड़ी थी कि जैसे एक समुद्र हो अपने आप में. उन्होंने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन ली. अब देखिए, एक सेंटेंस आता है आपकी बुक में, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वो इम्पेंडिंग डिजास्टर मीन्स आने वाला जो खतरा था, विनाश जो था, वो क्या ऐसी बुरी घटना थी जो अभी आने वाली थी. दरअसल उन्हें लगा कि कोई बड़ा सा काला बादल है. हवा बिल्कुल रुक गई थी. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. देन केम अ ग्रोइंग रॉर and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I, means narrator, realized that it was not a cloud but a wave like no other he had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. तो तभी नरेटर को लगा कि वो कोई बादल है, जैसे काला बादल है. ओके, इम्पेंडिंग डिजास्टर का साइन क्या था इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो नरेटर को लगा कि कोई विनाश की कोई बात होने वाली तो है, जैसे तूफान के आने से पहले वाली शांति हो जाती है, एकदम ऐसी शांति हो गई. उन्हें लगा कोई बादल है, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो कोई बादल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी लहर थी. ऐसी बड़ी लहर कि जैसे उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी. वो बिल्कुल सीधी वर्टिकल खड़ी थी और उसकी हाइट बाकी वेव से जस्ट डबल थी. एकदम से बहुत तेज थंडर यानी बहुत तेज आवाज हुई, गर्जन के साथ आवाज हुई. तभी एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन धमाका हुआ और बोट का डेक यानी फ्लोर बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगा. स्ट्रॉन्ग मूविंग स्ट्रीम ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर डेक को तोड़कर तेजी से शिप के अंदर आ गई. सारी बोट तहस नहस हो गई. नैरेटर जो कि शिप का कैप्टन भी था, उसका हेड व्हील से जा टकराया और वो लहरों के बीच में मानो सिंक हो गया, डूब ही गया. उसे लगा कि उसकी डेथ होने वाली है.
लेकिन तभी अचानक वो बेहोश, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था, लेकिन तभी अचानक उसका सिर पानी से बाहर आ गया. ही वॉज इंजर्ड बैडली, स्टिल समहाउ ही मैनेज टू रीच वेव वॉकर्स मेन पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल. किसी तरह से उसे शिप का व्हील मिल गया. उसने चारों ओर देखा, वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों ओर पानी ही पानी था. तभी उसे मैरी दिखाई दी और उसने मैरी को व्हील संभलवा दिया और वो उसने फिर तभी वो देखने लगा तो उसे लैरी और हर्ब भी दिखाई दिए, कोशिश की तो. और लैरी और हर्ब जो थे वो हम कह सकते हैं कि एकदम उसने देखा कि पागलों की तरह से एकदम जी जान से लगे हुए थे बोट में से पानी को बाहर निकालने के लिए. चारों ओर टूटी हुई बोट का डेब्रिस मीन्स मलबा ओके फैला हुआ था. आप ये देखिए उनकी जो क्रॉकरी थी, क्लोथ्स थे, जो भी उनका सामान था, कुछ खाने पीने की चीजें भी होंगी, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज थे, सब पानी में तैर रहे थे. कुछ रेंगकर कुछ तैरकर नैरेटर बहुत ही मुश्किल से बच्चों के केबिन तक पहुंचा. एंड ही आस्क्ड देम, आर यू ऑल राइट? वो दोनों बच्चे ऊपर की बर्थ पर चढ़े हुए थे. दे सेड यस. लेकिन तभी सू बोली कि हर हेड हर्ट्स अ बिट. उसकी आंखों के ऊपर, फोरहेड पर स्वेलिंग थी. लेकिन तभी उस समय नैरेटर के पास बम्प्ड हेड्स को देखने के लिए कोई टाइम नहीं था, क्योंकि उसे तो अपनी वेव वॉकर को बचाना था, पूरी फैमिली को बचाना था, अपनी बोट को बचाना था. इसलिए तभी नैरेटर को एक हैमर यानी हथौड़ा, कुछ स्क्रूज यानी कि पेच और एक कैनवस मिल गया और उसने बोट की रिपेयर करके ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि पानी अब अंदर नहीं आ पा रहा था. ही स्प्रेड द कैनवस अक्रॉस द ओपन होल्स. अब जो पानी है वो साइड से बह रहा था और नीचे से अंदर नहीं आ पा रहा था. कुछ रिलीफ मिला, लेकिन तभी प्रॉब्लम्स बढ़ गई जब हैंडपंप्स ब्लॉक हो गए. अब जो हैंडपंप्स थे वो एकदम ब्लॉक हो चुके थे. किस चीज से? डेब्रिस यानी मलबे के कारण. उनमें मलबा भर गया था. और एक इलेक्ट्रिक पंप था वो भी खराब हो गया. द वाटर लेवल रोज डेंजरसली. बहुत ही खतरनाक तरीके से वाटर लेवल ऊपर आ रहा था. तभी नैरेटर को ध्यान आया कि चार्ट रूम में एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है. वो उसे लेकर आया. उसने उसे एक आउट पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया. एंड ही थैंक गॉड कि इट वर्कड, कि वो काम कर रहा था. द नाइट वॉज बिटरली कोल्ड. उन्होंने हेल्प के लिए रेडियो सिग्नल्स भेजे जिन्हें मे डे कॉल्स बोलते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया. सू के हेड पर बहुत ही बुरी तरह से स्वेलिंग आई हुई थी. इंजरी के कारण उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी. उसकी आर्म पर भी एक डीप कट था, लेकिन तो भी उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि शी डिडंट वांट टू कॉज वरी टू हर फादर. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि चिल्ड्रन का जो पर्सपेक्टिव है स्टोरी में वो अडल्ट्स के पर्सपेक्टिव से कैसे डिफरेंट है. तो उसमें हम यही बताएंगे कि सू हालांकि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड थी, लेकिन तो भी शी डिडंट कंप्लेंट और वो ज्यादा समस्या को बढ़ाना नहीं चाहती थी. छोटी सी बच्ची, 7 years old, एंड स्टिल शी हैड दैट मच करेज. डेट January 3. टाइम मॉर्निंग. द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल. अब नैरेटर और बाकी क्रू मेंबर्स रोटेशन में 2-2 घंटे का रेस्ट ले पा रहे थे. जब से वेव वॉकर ने हिट किया था तब से उन्हें 15 घंटे बीत चुके थे. उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था, लेकिन बोट की जो कंडीशन थी इट वॉज बैडली डैमेज्ड. ऐसा लग नहीं रहा था कि उस बोट से वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे. नैरेटर ने चार्ट्स चेक किए. ही कैलकुलेटेड कि ईस्ट में कुछ 100 किलोमीटर्स पर 2 आइलैंड्स हैं. ओके, वन ऑफ देम वाज आइल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. वैसे जब आप वर्ल्ड के मैप पर देखोगे तो आपको 2 आइलैंड्स साथ साथ दिखाई देंगे. एक तो आइल एम्स्टर्डम और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, दैट इज आइल सेंट पोल. ओके, लेकिन जो हमारी बुक में मेंशन्ड है वो है आइल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. अब बस उनके पास उम्मीद की यही किरण थी कि क्योंकि इतनी बैडली डैमेज्ड बोट थी कि उससे वो ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर वो किसी तरीके से एम्स्टर्डम पहुंच जाएं तो भी बहुत बड़ी बात होगी. तो दे हैड टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन. अब ये जो फ्रेज है पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बोल्ड लेटर्स में दी हुई है. आप इसको समझिए कि चूंकि इंडियन ओशन एक बहुत ही वास्ट ओशन है और ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत ही छोटे, तो इसलिए इन्हें पिनप्रिक्स जितना बोला है. पिनप्रिक्स यानी सुई की नोक के जितना. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये एक और मैंने आपको देखिए प्रोवाइड की है पिक्चर. यहाँ पर ये जो स्टार है ये है आपका आइल एम्स्टर्डम. ओके, आइल एम्स्टर्डम.
और वो केप टाउन से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, केप टाउन आपको यहाँ पर इजीली दिखाई दे रहा है। दिस इज केप टाउन। अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप टाउन दरअसल। और यहाँ से वो आगे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था। दे हैड टू रीच ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, देखिए। अब यहाँ तक उस बैडली डैमेज्ड बोट की वजह से वो नहीं पहुंच सकते थे ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई जगह देखें जहां पर वो रुक सकें और अपनी बोट को भी रिपेयर करा सकें। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से अगर वो आइल एम्स्टर्डम तक पहुंच जाते हैं तो ये इससे उनकी जान बच सकती है। नाउ January 4, after 36 hours of continuous pumping, they reached the last few centimeters of water. अब बस थोड़ा सा ही पानी बोट में था और उतना ही पानी अब बाहर निकालना था जितना बोट में आ रहा था। ओके, यानी कि उतना ही पानी पंप आउट करना था बोट से बाहर जितना पानी बोट के अंदर आ रहा था। पहले वाला जो पानी था वो सारा जो भरा हुआ था वो सब वो बाहर निकाल चुके थे। अब तो बस यही उम्मीद बाकी थी कि किसी तरह से वो उन आइलैंड्स तक पहुंच जाएं। मैरी को कुछ खाने का सामान, कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए और वो उन्हें वहां ले आई और 2 दिनों में उन्होंने कुछ खाया। लेकिन देयर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। शाम को 4 बजे फिर से काले घने बादल छा गए। बहुत तेज तूफानी हवाएं चलने लगी, बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। रात भर मौसम खराब और फिर और खराब होता चला गया और 5 जनवरी की सुबह फिर सिचुएशन बेहद खराब हो गई। जब नैरेटर बच्चों के पास गए उन्हें समझाने के लिए, उन्हें कंसोल करने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए, तब जॉन ने उनसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? हालांकि नैरेटर उसे समझाने की कोशिश करना चाहते थे लेकिन जॉन ने उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दिया और वो बोलता ही चला गया, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। तो आप देखिए ये हमारे चैप्टर का टाइटल है। ये 6 साल का जॉन बोल रहा है अपने फादर से कि डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अब नैरेटर के पास वर्ड्स ही नहीं थे ये सुनने के बाद कि वो अब क्या बोले, क्या रिस्पॉन्स करे इस बच्चे की बात का। लेकिन जब वो चिल्ड्रन के कैबिन से बाहर निकलने लगा तो उसने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि अब वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा इन टफ कंडीशंस को फेस करने के लिए, इन हालात से लड़ने के लिए। शाम को जब नैरेटर और मैरी साथ साथ बैठे थे तो वो यही सोच रहे थे कि कहीं उनका जो एंड है वो नज़दीक तो नहीं है। लेकिन रात को वेव वॉकर ने तूफान का सामना अच्छे से कर लिया। डेट January 6, टाइम मॉर्निंग। नैरेटर ने चार्ट रूम में स्टडी किया एंड ही फाउंड कि वो 1,50,000 किलोमीटर बड़े ओशन में सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। क्वाइट आयरनिकल, इजंट इट? आप देख सकते हैं इसके लिए उन आइलैंड्स को क्या बोला था, पिनप्रिक्स इन दी वास्ट ओशन, की जो हमारा जो इंडियन ओशन है वो 1,50,000 किलोमीटर वास्ट है और उन्हें केवल 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड उसमें ढूंढना है। क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क इट सीम टू द नैरेटर। अब देखिए जब नैरेटर ये सोचकर बहुत दुखी हो रहे थे तभी सू उनके पास आई और उन्हें एक कार्ड दिया जिसमें उसने अपने पेरेंट्स, अपने मॉम और डैड की एक कैरिकेचर पिक्चर बना रखी थी और उसमें लिखा था, आई लव यू बोथ एंड दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप देख सकते हैं कि स्टोरी में बच्चे जो कि सिर्फ 6 या 7 साल के हैं उनका कितना पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है और साथ के साथ अपने पेरेंट्स पर कितना विश्वास है, कितना फेथ है। नैरेटर को इससे हिम्मत मिली। He checked and rechecked his calculations. बहुत ही मुश्किल से he calculated कि अगर 185 डिग्रीज की ओर मूव किया जाए तो वो अगले 3 घंटों में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। उस समय तक दोपहर के 2 बजे थे एंड ही आस्क्ड लैरी कि 185 डिग्रीज पर बोट को चलाए और अगर वो लकी हैं, हालांकि नैरेटर को ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लकी हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी टफ कंडीशंस में फंसे हुए थे, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा था उनके साथ, तो उसे लगा नहीं, विश्वास नहीं था कि वो लकी हैं। बट स्टिल समहाउ ही मैनेज टू से आस्क लैरी कि चलो 185 डिग्रीज पर बोट को चलाओ और इस डायरेक्शन में चलाओ और अगर वो लकी हैं तो 5 बजे तक आइल एम्स्टर्डम तक वो पहुंच जाएंगे। फिर बहुत ही भारी मन के साथ नैरेटर अपनी बर्थ पर चले गए, वहां बैठ गए जाकर और फिर उन्हें वहां नींद आ गई। जब नैरेटर जगे तो उस समय 6 बज चुके थे, अंधेरा होने को था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आइलैंड को मिस कर दिया क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से
कितने बजे तक आइलैंड मिल जाना था? जी हाँ, 3 घंटे में 5 बजे तक मिल जाना था, लेकिन अब तो 6 बज चुके थे। दैट मीन्स आइलैंड तो निकल गया। तभी जॉन उनके पास आया और बोला, कैन आई हैव अ हग? सू भी उसके पीछे पीछे थी। नरेटर ने पूछा, इस समय तुम मुझे क्यों गले लगाना चाहते हो? तो जॉन ने कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। क्योंकि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैडी हो, सबसे बेस्ट कैप्टन हो। नरेटर ने कहा, लेकिन जॉन आज नहीं। आप समझ गए होंगे कि नरेटर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आइलैंड मिस हो गया था अकॉर्डिंग टू नरेटर। फिर सू ने बहुत ही स्ट्रांगली कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? यू मस्ट बी, यू फाउंड द आइलैंड, कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट? नरेटर खुशी से चिल्लाया। बच्चे बोले, देखिए ये रहा हमारे सामने। नरेटर डेक की ओर भाग के गया, उसने आइलैंड देखा एंड ही सेड कि द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड उनके सामने था। आइलैंड पर 28 इनहेबिटेंट्स थे। दे चीयर्ड देम अप, वेलकम देम। इन द एंड नरेटर थैंक्स वन एंड ऑल। वो लैरी को, हर्बी को उनके चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए, मीन्स कितनी टफ कंडीशंस थी तो भी वो पूरा टाइम चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होकर काम करते रहे, हिम्मत से काम करते रहे। मैरी को अपनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में उसने व्हील संभालने के लिए बोल दिया था, इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। और सबसे ज़्यादा वो उन दोनों बच्चों के लिए 7 years old सू, जिसने अपनी हेड इंजरी के बारे में उन्हें वरिड नहीं किया। वो ऐसी इंजरी थी जो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि बाद में ठीक होने के लिए उसे 6 बार माइनर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। ओके, तो इतना सीरियसली इंजर्ड होने के बावजूद भी वो सुजैन कुछ भी नहीं बोली। इसके लिए वो थैंक्स करता है अपनी बेटी को, और साथ में वो थैंक्स करता है अपने 6 years old सन को, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। नाउ अब देखिए, ये थी हमारी स्टोरी, और अब हम आ जाते हैं स्टोरी के थीम पर। तो स्टोरी पर जो क्वेश्चंस हैं दरअसल वो थीम बेस्ड भी आ सकते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और कैरेक्टर्स के हिसाब से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, यदि पेपर में आ जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे। आप चाहें तो इसे साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। द स्टोरी इज अबाउट द डिटर्मिनेशन and togetherness of a family that defied the odds and torturous weather to achieve a nearly impossible feat. Their courage and love for each other helped them survive fearsome storm and desperation to survive and finish the journey they set out to complete. तो ये आपको पता ही है कि ये जो स्टोरी है हमारी वो टुगेदरनेस पर है, बॉन्डिंग पर है, यूनिटी पर है, फेथ पर है, और साथ ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर पर बेस्ड है। तो ये स्टोरी का थीम है कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से और डिटर्मिनेशन के साथ इन सब जो डिफिकल्टीज थी उन्हें फेस किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ द नैरेटर। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और वैसे जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की है चैप्टर की, उसमें से भी आप कुछ और पॉइंट्स लेकर अपने आंसर को इलैबोरेट कर सकते हैं। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसे आपके लिए रीड कर देती हूँ। नैरेटर्स सन जॉनथन called his father the best daddy and the best captain in the whole world. The narrator indeed deserved this praise. He proved as a great captain and father during the challenging and trying times after the irreparable damage done to Waywalker by keeping his composure and wits. It won't be wrong to say that the all lives on the boat could be saved just because of his seafaring skills. He was really a great captain whose timely decisions helped them survive through the stormy ordeal. So, it was all about we are not afraid to die if we can all be together. I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. See you in the next session. Thanks a lot for watching. Thank you.